शायद देखूंगा कि दूसरे इस आप समाज के लिए बाकी चीज के लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी ये कंपटीशन जो होता है, कंपटीशन ऐसा समझिए कि मार्केट में जब हम अपने कंपनी अपने बिजनेस को लेके एस्टेब्लिश होते हैं तब शायद कंपटीशन शुरू हो सकता है। जब आप कोई प्रोडक्ट तैयार करते हो, आप उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके उसको बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट तैयार करने की कोशिश करते हो, उसके उसके मार्केटिंग के लिए, प्रमोशन के लिए बहुत एक अच्छी स्ट्रेटेजी आप इस्तेमाल करते हो। कस्टमर्स, ग्राहकों के लिए आप बहुत अच्छी सुविधा का निर्माण करते हो, प्रयोजन करते हो। और उस लेवल पे जब आपकी कंपनी काम कर रही हो तो उस जगह उस टाइम पे इस मार्केट में ऐसा कंपटीशन हो सकता है कि बहुत सारी कंपनी इस पे काम कर रही है और हर कंपनी चाहती है कि उस मार्केट में मैं सबसे अच्छा काम करूं। लेकिन दोस्तों कंपटीशन में ऐसा होता है कि बहुत बार ये कॉम्पिटिटर्स आपको वहां तक पहुंचने ही नहीं देते। वो चाहते हैं कि इस मुकाबले में आप पहले ही हार जाओ, आप कुछ भी करके मैदान तक ही ना पहुंचो। आपने कभी इलेक्शन देखा है? आज की तारीख में लगभग 5 राज्यों में अभी इलेक्शन आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं। तो चुनाव में क्या होता है, सभी जो जो उम्मीदवार होते हैं वो अपने आवेदन पत्र, नाम निर्देशन पत्र सबमिट करते हैं। अब इस नॉमिनेशन पेपर्स या नाम निर्देशन पत्र है, उसकी एक दिन को छाननी होती है, जिसको स्क्रूटिनी भी कहते हैं। अब इस छाननी के दौरान वो देखते हैं कि आपका ये जो नाम निर्देशन पत्र है और आपके सब जो डॉक्यूमेंट्स है वो कितने सही है। अगर वो सही है तो आप फिर चुनाव के लिए खड़े रह सकते हैं, आगे जा सकते हैं। नहीं तो आपको वहां ही आपका चुनाव पत्र खारिज किया जाता है। बहुत सारे जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं चुनाव के, वो ये कोशिश करते हैं कि आपका जो नामनिर्देशन पत्र है, आपका कॉम्पिटिशन वही समाप्त हो। कुछ ऐसे टेक्निकल चीजें निकले कि जिसकी वजह से आप उस चुनाव के मैदान में उतरे ही ना। बस वैसे ही काम हमारा बिजनेस में भी हो सकता है। जिस बिजनेस में, जिस सेक्टर में, जिस तहसील में आज आप काम कर रहे हो सकता है कुछ लोग ये कोशिश करें कि आप वहां तक पहुंचे ही ना। तो कैसे करेंगे वो? तो सबसे आसान तरीका अगर कुछ है तो आसान तरीका है लीगल लूपहोल्स। यानी आप जो काम कर रहे हो उस काम में कुछ टेक्निकल, कुछ लीगल ऐसी चीज निकालो कि जिसके वजह से आप पूरे इस चीज के वजह में इनएलिजिबल हो जाए, आपकी इंडस्ट्री इसमें काम ना कर पाए। और दोस्तों यही आज हमें सीखना है। और ये लीगल यानी क्या? तो लीगल यानी पेपर वर्क। हमारे देश में पेपर वर्क का कितना इंपॉर्टेंस है ये मुझे शायद आपको बताने की जरूरत नहीं। मुझे मेरा खुद का अनुभव यह है कि कोई ऑफिसर अगर 3-3 साल एक जगह पे रहे, भले ही कोई परफॉर्मेंस ना करे, कोई उसमें तरक्की ना करे, कुछ काम में कुछ बदलाव ना लाए, लेकिन अगर वो पेपर वर्क अच्छा रखता है तो बस उसके ऊपर कुछ नहीं आता। तो पेपर वर्क समझना कितना जरूरी होता है और यही है कंप्लायंस। लेकिन हम सभी लोग समहाउ इस पेपर वर्क से, इस सब कंप्लायंस से बहुत डरते हैं। आप सभी लोग जो जो भी उद्योजक हम लोग काम करते हैं, वो इस कंप्लायंस से, इस पेपर वर्क से, गवर्नमेंट की एजेंसी से अगर कोई पेपर भी आया, कोई नोटिस भी आया सिंपल कोई, तो बहुत डर जाते हैं हम लोग। हम लोग क्यों डरते हैं? इस कंप्लायंस, इस लीगल चीज से क्यों कर डरते हैं? तो इसके 2 कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कारण यह है कि अज्ञान। उस चीज के बारे में जो चीज हमें हर दिन करनी है, हमेशा के लिए करनी है, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज तो चाहिए। वो नॉलेज हम लोग जुटाते नहीं, नंबर 1। दूसरा कारण लैक ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का अभाव। हमें वो आदत ही नहीं होती कि हम लोग प्रॉपरली ये सब चीजें मेंटेन करें। दोस्तों मैं एक सिंपल चीज आपको बताता हूं। ये जो दुकान आप देख रहे हैं, ऐसे ऑलमोस्ट 25-30 साल पहले तक हर दुकान, अगर कोई सिंपल सा छोटा सा किराना दुकान है, कोई भी छोटा सा एकदम चाय की टपरी है समझो, हर दुकानदार के पास एक चोपड़ी हुआ करती थी। और उस चोपड़ी में यह लिखा जाता था कि आज की तारीख में हमने इतना माल बाहर से लिया, सामान लिया, उसका सब उसको पैसे दिया, उसका बिल, हमने इतने माल ग्राहकों को बेचा, इतना धंधा किया। अगर वहां नौकर है तो नौकर को इतने पैसे दिए, अगर कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल, कुछ बिल देने हैं तो वो भी दिए, और ऐसा रखा। तो ये पूरी चीजें वो चोपड़ी में रखते थे।
अभी ये चोपड़ी में रखना, इस चीज को करना, यही है कंप्लायंस। यानी वो तो दिन तो बहुत मुश्किल थे कि उस टाइम पे बाकी सब हाथ से लिखना पड़ता था, सब करते थे। आज तो सभी के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल। आपको अपने कंपनी के लिए कि क्या करना है, कैसे करना है, ये पूरे डिटेल फॉर्मेट के सहित आपको एक क्लिक पे अवेलेबल होते हैं। तो फिर क्या क्या चीज होती है कि जिसकी वजह से हम लोग करते नहीं और डरते रहते हैं बार बार, कंप्लायंस कंप्लायंस कंप्लायंस। दोस्तों मैं आपको कहूंगा कि हमें इसमें एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं, हमें कुछ डिग्री लेनी नहीं है, कुछ करना नहीं है। लेकिन जिस विषय में हम लोग काम कर रहे हैं, अगर हम लोग एमपीओ के लिए काम कर रहे हैं, एमपीओ में काम कर रहे हैं, एमपीओ को प्रमोट कर रहे हैं, और वो बहुत मुश्किल काम है, 10,000 15,000 मेंबर बनना वो बहुत मुश्किल काम है। अगर वो हम लोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा काम हमारा, हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम लोग उसके बारे में अपना नॉलेज बढ़ाएं। और उस नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लाने की जरूरत नहीं। तो आपको मार्केट में बहुत छोटी छोटी किताबें मिलती है दोस्तों, एकदम छोटी सी। यानी अगर आप बहुत बड़े ग्रंथ वगैरह, जैसे मैंने कहा कि हमें डिग्री नहीं हासिल करनी है, लेकिन अगर एमपीओ के बारे में आप बात कर रहे हैं, प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, या कोई भी चीज जिसमें आप इन्वॉल्व हो, उसके बहुत छोटे से बुक आपको बाजार में, मार्केट में अवेलेबल है। और उस बुक में क्या लिखा है अगर आपको समझ में नहीं आता, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए टीचर्स यानी कंसल्टेंट भी मार्केट्स में अवेलेबल है। तो बस यही काम हमें करना है। अगर हम लोग प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उसकी छोटी सी किताब, और जो शब्द आपको समझते नहीं, जो चीज आपको समझते नहीं, तो ऐसे टीचर्स जो मार्केट में है, जो सीए हो सकते हैं, सीएस हो सकते हैं, उनको आप पूछ के अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो। और कई सारे एग्जाम्पल, मैं हमेशा कहता हूं कि इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। कई सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं कि बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ इसके वजह से आगे, आगे तो बढ़ना तो जाने दीजिए, पूरी तरह से बंद हो गई है, ओनली बिकॉज ऑफ कंप्लायंस। और दूसरा है टैक्सेशन, टैक्सेशन स्ट्रक्चर। ये टैक्सेशन को लेके भी हम लोग हमेशा चिंतित रहते हैं। हमें लगता है क्या, लेकिन मुझे लगता है कि टैक्सेशन यानी आपने जितना रेवेन्यू किया, जितना धंधा किया, जितना खर्चा है आपका, उसमें से जितना भी प्रॉफिट आपका निकलता है, वो प्रॉफिट में जितना टैक्स बनता है वो दे देते हैं ना हम लोग गवर्नमेंट। उस वो जो पैसे हमारे पास बचते हैं, हम हमारा तो ऐसी बिजनेस पॉलिसी कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए खर्च करने वाले, तो वो एक बार खर्च करने के लिए उसको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो बचेगा उसमें आराम से हम लोग गवर्नमेंट का जो कुछ है बनता है उसको टैक्स देना है, और आराम से शांति से चिंता रहित रात को सोना है। बहुत लोग क्या करते हैं, ये टैक्स कैसे बचाए, इस चक्कर में इतनी सारी गलतियां करते हैं और खुद की जिंदगी, ऑर्गेनाइजेशन पूरे संकट में डालते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। और ये बातें, ये जो मैं बातें आपको कह रहा हूं, ये आपको अभी तक कोई देखेगा नहीं। लोगों को लगेगा आजू बाजू कोई कॉम्पिटिटर्स को, नहीं ये तो ऐसे कोई स्कीम चला रहे हैं, लोगों को जा रहे हैं, बता रहे हैं, मेंबरशिप करिए, तो कुछ स्कीम वगैरह चल रहे हैं, आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। लेकिन मोमेंट जिस दिन से आपकी ये फैक्ट्री, ये प्रोडक्ट्स, ये सब मार्केट में आएंगे, ये सब लोग, ये सब कॉम्पिटिटर्स, और सब तरह के कॉम्पिटिटर्स, ऐसे नहीं कि सिर्फ ऑयल एंड गैस वाले कॉम्पिटिटर्स, सब, जब लोगों को लगेगा कि इतने सारे लोग आपके साथ खड़े हो रहे हैं, तो वो आएंगे और ये सब चीजों को देखेंगे कि कहाँ ऐसी चीज हो सकती है कि जहां मैं आपको तकलीफ दूं। तो इस प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को पहले समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी जगह इसके बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर आप सुनोगे, एमपीओ के बारे में सुनोगे, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुनोगे, तो हमेशा एक ही शब्द आपको सुनाई देगा, और वो शब्द है एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि उत्पादक संगठन। यानी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो या प्राइवेट हो या न्यूज़पेपर हो या इकोनॉमिक, आई मीन बिजनेस के कुछ न्यूज चैनल्स हो, हर जगह एक ही वक्त एक ही वर्ड आता है और उसका नाम है एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन दोस्तों ये एफपीओ नहीं है, तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन नहीं, तो ये प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी प्राथमिक सेक्टर में काम करने वाले, जो प्राथमिक चीजें बनाने में इन्वॉल्व है वो लोग। और इसमें किसान भी हो सकते हैं और बगैर किसान भी हो सकते हैं, फार्मर भी हो सकते हैं, नॉन फार्मर भी हो सकते हैं। आप इसमें खेती भी कर सकते हो, लेकिन खेती के साथ पशुपालन है, मच्छी फिशरीज है,
और इसके रिलेटेड मधुमक्खी पालन से लेके दूध से लेके जो कुछ कर सकते वो भी है, लेकिन उसके साथ हस्तकला, कुछ हैंडीक्राफ्ट कुछ है वो भी शामिल है। अगर हमारे गांव में कुटीर उद्योग है, छोटा सा ग्राम उद्योग है, वो भी शामिल है। ये सभी लोग इस प्राइमरी सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनको हम लोग प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में उनको इकट्ठा कर सकते हैं। दोस्तों, अभी इसकी शुरुआत कैसी हुई? तो 1969 में एक वाई के अलग कमेटी की स्थापना हुई। अब ये वाई के अलग कौन है? तो ये साहब जिनको आप देख रहे हैं, ये हमारे देश के बहुत जाने माने एक अर्थतज्ञ थे। वो हमारे देश के एक सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल मिनिस्टर भी रह चुके हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिवर्सिटी है अर्थशास्त्र की, वहां उन्होंने अपनी पढ़ाई की। तो एकदम ब्रिलियंट ऐसे पर्सन जिनके अंदर ये कमेटी की स्थापना हुई और उनको ये काम सौंपा गया था कि आप अपने देश में, हमारे देश में ये जो गरीबी है, इस गरीबी का कुछ प्रमाणीकरण कीजिए कि कैसे हम लोग समझे कि कौन गरीब है और कौन उस रेखा के ऊपर है, कौन उस रेखा के नीचे है। आप क्या समझोगे? और आपने अभी तक क्या सुना होगा? पैसे, इनकम, शहरी भागों में इतनी इनकम हो, ग्रामीण भागों में इतनी इनकम हो, तो फिर वो गरीबी रेखा के ऊपर हो सकता है, गरीबी रेखा के नीचे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने ये परिभाषा बदली। उन्होंने बोला कि नहीं, ये कैलोरी में होना चाहिए, कौन कितना खाता है उसके ऊपर ये सब होना चाहिए। लेकिन ये तो रही एक बात जो इन्होंने प्रमाणीकरण दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हमें जड़ से इस गरीबी को हटाना है तो एक ही काम करना पड़ेगा, और वो काम था खेती, एग्रीकल्चर। उन्होंने बोला कि अगर हमें इस गरीबी को ही हटाना है, चाहे वो रुपए के इसमें आप कैलकुलेट करिए, नहीं तो कैलोरीज में, अगर इसको हमेशा के लिए हटाना है तो हमें एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, हमारे खेती के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और उस खेती को कैसे हम लोग बिजनेस की तरह करें, प्रॉफिटेबल करें, किसानों को पैसे दें, उससे ये गरीबी हटेगी। और तब से फिर ये रिकमेंडेशन आया, और पहली बार 2002 में हमारा जो कंपनीज एक्ट है, जिसके तहत पूरे कंपनियों का कारोबार चलता है, उसमें पहली बार वो इंट्रोड्यूस हुआ। तो दोस्तों, हम ये जो एमसीएल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये आप सभी लोग जो काम कर रहे हैं, ये काम इस प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इसके एक्ट के तहत होता है, और इसमें किसान, बगैर किसान सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी इसके संविधान को समझने की जरूरत है। अभी संविधान यानी क्या? एक भारत का संविधान आपने सुना है। भारत का संविधान क्या करता है? तो हमारा पूरा देश किन तत्वों पे चलेगा, कैसे चलेगा, उसकी मार्गदर्शक तत्व, उसकी पद्धति पूरी तरह से हमारे इस संविधान में है। इस संविधान यानी हर जो चीज हमें लगती है इस देश को चलाने के लिए, हर चीज की पद्धति कि कैसा ये देश आगे बढ़ेगा, चलेगा। और इस संविधान में एक बहुत अहम चीज होती है जिसका नाम है प्रीएम्बल। अभी प्रीएम्बल का अगर आप लिटरल मीनिंग ले लोगे तो इसका नाम आप कह सकते हैं इसको प्रस्तावना, लेकिन ये प्रीएम्बल सिर्फ प्रस्तावना नहीं है। तो ये पूरे हमारे भारत के संविधान की आत्मा है, ये भावना है, ये एक सोच है कि किस सोच के साथ हम अपने इस संविधान का निर्माण कर रहे हैं, किस सोच के साथ हम अपने भारत को देख रहे हैं, देखने वाले आने वाले दिनों में। तो प्रीएम्बल इस पूरे संविधान का एक आत्मा है। तो अगर ऐसे ही हमारे प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर क्या आत्मा है, क्या प्रीएम्बल है, अगर हम लोग देखें तो उसका यही एक सोच है, और वो सोच है सिर्फ और सिर्फ खेती। हमारे खेती का आर्थिक विकास, ये एक ही सोच है इस प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की। ये जो एक्ट बनाया है इसमें है कि हम लोग कैसे बिजनेस इस खेती को बिजनेस की तरह देखें, उसको डेवलप करें, और इसकी वजह से पूरे सिर्फ किसानों का नहीं, पूरे देश का इनकम बढ़ाए। लेकिन क्या जरूरत थी कि स्पेशली किसानों के लिए या इस प्राइमरी सेक्टर के लिए, किसान, बगैर किसान और छोटे छोटे लोगों के लिए एक स्पेशल एक्ट लाने की। तो दोस्तों, तब तक यानी दो तरह के बिजनेस होते थे। एक है कोऑपरेटिव बिजनेस और दूसरा कॉर्पोरेट बिजनेस। कोऑपरेटिव बिजनेस में क्या होता है कि सभी लोग इकट्ठा आते हैं, चाहे वो किसान हो चाहे वो बगैर किसान हो, लोग इकट्ठा आते हैं
और बिजनेस करते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें वो आर्थिक भी उनके उद्देश्य होते हैं और सामाजिक उद्देश्य भी होते हैं। तो और वो खेती भी करते हैं और खेती के बगैर बाकी के बिजनेस भी करते हैं। कॉर्पोरेट में कैसे होता है कि ऐसे ऐसे लोग कि जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो आते हैं, वो फैक्ट्री का निर्माण करते हैं, वो सब कुछ अपने तरीके से चलाते हैं और सिर्फ ये देखते हैं कि मैं इतना पैसा डालूंगा और मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए। ये सामाजिक जो चीज है वो शायद वो इतने ज्यादा देखते नहीं। लेकिन इस कोऑपरेटिव में क्या हुआ, कोऑपरेटिव का फोकस था कि ये ग्रामीण जो हमारी खेती है इसका विकास होना चाहिए, लोगों का इनकम होना बढ़ना चाहिए। इस सब कोऑपरेटिव मूवमेंट से हमें उद्योजक तैयार करने थे, लेकिन बने क्या, पॉलिटिशियंस। इस पूरे कोऑपरेटिव मूवमेंट में तैयार हुए राजनीति में आर्थिक जो चीज थी, आर्थिक जो उद्देश्य था वो एकदम पीछे रह गया और सामाजिक उद्देश्य ही बढ़ गया आगे। और इसकी वजह से जो इनकम बढ़ना था किसानों का वो बढ़ा नहीं, वो वैसे ही पीछे रहे। तो इसी की वजह से एक ऐसा एक्ट, नियम कि जिसमें इस कोऑपरेटिव के अच्छे तत्व है, जिसमें कॉर्पोरेट के अच्छे तत्व है, वो लेके अगर तीसरा कुछ एक्ट बना तो वो था ये एक्ट, प्रोड्यूसर्स कंपनी एक्ट, जो चलेगा सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लाइन के ऊपर। जैसे कोई कंपनी चलती है जिसमें कोई भी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होगा, जैसे कोऑपरेटिव में होता था, गवर्नमेंट के पास वेटो पावर था, गवर्नमेंट ने जो अपॉइंट किए ऐसे ऑफिसर्स होते थे कि जिनके पास पूरे अधिकार होते थे। ऐसा कुछ नहीं, आप अपने हिसाब से कंपनी को चलाओ और इसको आगे बढ़ाओ, ये इसके पीछे भावना था। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है इस एक्ट के, वो ये है कि ये जो पूरे प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है ये इकोनॉमिकली वायबल और डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। यानी जिस भी संस्था का आप निर्माण करेंगे उस संस्था को सबसे पहले तो आपको वो अपने पैरों पे खड़ी होनी चाहिए, वो आर्थिक दृष्टि सक्षम होनी चाहिए, हमेशा के लिए चलनी चाहिए। और उसको चलाएंगे कौन, तो वही आप जो मेंबर्स है, जो उसके शेयर होल्डर्स है, जिन्होंने मिलकर वो संस्था बनाई है, वही अपने से एक कुछ डायरेक्टर्स को चुनेंगे और वो उसको चलाएंगे। कोई भी बाहर की संस्था, कोई भी बाहर का व्यक्ति, सरकार, कोई भी इसको नहीं चलाएगा। जैसे प्राइवेट कंपनी चलती है वैसे चलेगा। दूसरा, खेती के लिए प्रोफेशनल सपोर्ट ये हम लोग अवेलेबल करके देंगे। यानी खेती में अगर एक अकेला किसान अगर कुछ खेती करता है तो उसको वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि ये सब प्रोफेशनल चीजें, लेकिन एक बार इकट्ठा आप आ गए तो आपको सभी के लिए वो प्रोफेशनल जो सपोर्ट लगता है, जो उसमें विशेषज्ञ होते हैं, जो बेटर चीजें होते हैं, उसका सपोर्ट तैयार करना। तीसरा कि इस खेती के लिए इस प्राइमरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो भी चीजें आपको लगती है, जो रिसोर्सेस लगती है, टेक्नोलॉजी लगती है, ज्ञान लगता है, इनपुट्स लगते हैं, ये सब उसका अवेलेबल करके देना। आपके चीजों को जो आप तैयार करते हैं, किसान तैयार करते हैं, उनको राइट एक अच्छा मार्केट तैयार करके देना। और ऑफ कोर्स अगर जब एक चीज ये खेती अगर ऐसी चीज बन गई कि जिसमें हम लोग पैसा डालते हैं और हमको अच्छा रिटर्न मिलता है, अगर एक बार आपने करके दिखाया तो बहुत सारे लोग आ सकते हैं, इन्वेस्टर आ सकते हैं कि जो इसमें पैसा डाले और उस पैसे के साथ फिर से इस खेती का विकास हो सकता है। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ये रोल था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक डिपार्टमेंट है उनका, DAC, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन। ये डिपार्टमेंट है, ये इस पूरी चीज का नोडल डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट है कि इसने इस पूरी योजना को प्रस्तावित किया, आगे बढ़ाया, सभी गाइडलाइन वगैरह सब कुछ इस डिपार्टमेंट से आती है। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है इसके अंदर ही एक संस्था है इसी डिपार्टमेंट के अंदर, जिसका नाम है SFAC, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम। तो दोस्तों ये जो संस्था है ना SFAC, ये तो 100% डेडिकेटेड है इस चीज के लिए। तो अगर मैं कहूं कि वन विंडो, ये पूरे जो प्रोड्यूसर कंपनियां हैं भारत में पूरी हर जगह, तो उनको गाइडलाइन वगैरह सब कुछ देने का जो काम करती है वो करती है SFAC अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है, हर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से ये जो इसको जो बढ़ावा देने का काम है वो करती है, क्योंकि एग्रीकल्चर वैसे देखा जाए तो स्टेट का सब्जेक्ट है, सहकार देखा जाए तो स्टेट का सब्जेक्ट है। तो इस तरह से सहकार तो अभी एक सेंट्रल केंद्रीय मंत्रालय भी खुल गया है, लेकिन एग्रीकल्चर स्टेट
का सब्जेक्ट है, तो स्टेट अपने डिपार्टमेंट से इसको बढ़ावा देने का काम करती है। तो इसकी कुछ गाइडलाइन हमको समझने होंगे दोस्तों। इसके गाइडलाइन आई मीन प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई, क्या सोच के बनाई, ये आपको और बेहतर समझेगा जब आप समझेंगे कि इसको बनाते कैसे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके गाइडलाइंस। नंबर 1, इसका एक पहला जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है ओपन एंड वॉलंटरी मेंबरशिप। इसका मतलब है कोई जात, धर्म, लिंग, भेद, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई भी इसका मेंबर बन सकता है। दूसरा है डेमोक्रेटिक कंट्रोल, यानी यहां जो इसको चलाएंगे वो सिर्फ होंगे फार्मर, किसान। यहां कोई भी बाहर के व्यक्ति इसको चलाएंगे नहीं, और जो चलाने वाला जो संचालक मंडल रहेगा, जो डायरेक्टर्स की बॉडी रहेगी, उनको भी चुन के देंगे वही लोग जो हर साल में एक बार चुनाव करके इसको चुन के देंगे। और हर आदमी, हर व्यक्ति, चाहे उसके पास कितने भी वोट्स हो, चाहे आपके पास 5 वोट हो या 5,000 हो, सॉरी कितने भी शेयर्स हो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे आपके पास 5 शेयर हो या 5,000 शेयर्स हो, आपको सिर्फ एक ही वोट मिलता है। ये इसका खास फीचर है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, आप इसके कैसे मेंबर्स बन सकते हैं, कैसे सदस्य बन सकते हैं, तो आपको आर्थिक सहयोग करना पड़ता है, यानी आपको इसके शेयर्स लेने पड़ते हैं, आपको कुछ आर्थिक चीज इसमें इन्वॉल्व करनी पड़ती है। तो एक ही तरीका है किसी भी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनने का, वो है शेयर्स लेना। शेयर्स के अलावा इसका कोई तरीका ही नहीं है। और ये कंप्लीटली एक स्वायत्त और स्वतंत्र ऐसी संस्था है, कोई भी बाहर की ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। और ये इसका एक प्रिंसिपल ये है कि ये रेगुलरली हमारे किसानों के लिए ट्रेनिंग, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, इसके बारे में जानकारी दे, रेगुलरली उनको बताए। देखो ऐसे होता है कि अभी मैं डॉक्टर हूं, मैंने अभी डॉक्टरी पास की है और मैं अभी अपना क्लिनिक चला रहा हूं, और कोई बहुत सीनियर है जिनकी उम्र 60-70 साल है और बहुत साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई नई उपचार पद्धति आती है डॉक्टरी में, कोई नए ड्रग आता है, कोई नया दवा आती है, तो उस दवा को समझाने के लिए, बताने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए हमारे सेमिनार्स होते हैं, और उसमें सभी लोग रहते हैं, नए भी होते हैं, जूने भी होते हैं, पुराने भी होते हैं, और इनको बताते हैं। उस सेमिनार को हम लोग कहते हैं कि कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन, CME। वैसे ही किसानों के साथ भी होना चाहिए ना। हमारे किसान 50 साल से भी जो खेती पहले 50 साल पहले करते थे वो आज भी कर रहे हैं। तो इस खेती के क्षेत्र में जो भी बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी आ रही है, डेवलपमेंट हो रही है, वो हमारे किसानों को मिलना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इसका है। दूसरी अच्छी बात है कोऑपरेशन, यानी कई सारे प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के साथ मिलके बिजनेस कर सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। सोचे कि ऐसा तहसील कि जहां ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है, जहां खेती ज्यादा है, वहां ज्यादा हम लोग इस बायोफ्यूल का निर्माण कर सकते हैं। शायद वहां बेच नहीं सकते ज्यादा, क्योंकि वहां शहरी भाग कम होगा, मार्केट कम होगा, लेकिन वही जो बना हुआ फ्यूल है वो हम लोग ऐसी जगह पे लेके जा सकते हैं, ऐसी तहसील में कि जहां मार्केट अच्छी है, और वहां बेच सकते हैं। तो ऐसा कोऑपरेशन इस सभी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है। और ऑफ कोर्स अपने समाज के लिए कंसर्न, अपने समाज के लिए दायित्व, और मुझे लगता है कि MCL में इस सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट ऐसी चीज है। तो दोस्तों इसको समझते हैं प्रोसेस कि इसके कैसे फॉर्म होता है। तो ये देखिए जो चीज है, अभी हम सभी लोग अपने अपने तहसील में इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो विचार था, टेक्निकल चीज तो आपको कहीं भी मिल जाएगी। किताब आप पढ़ेंगे तो आपको टेक्निकल पता चल जाएगा। लेकिन ये सेमिनार, ये जो प्रेजेंटेशन, इसके जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसको सोच को भी समझिए आप। ओके, कि सोच को समझिए कि किस तरह से हम लोग अगर डेवलपमेंट करने की सोच रहे हैं, एग्रीकल्चर की तरफ देख रहे हैं, तो किस तरह से जिन्होंने प्लानिंग की उन्होंने सोचा होगा। तो नंबर 1 कि कोई तो चाहिए इस चीज को इनिशिएट करने के लिए। तो अभी गवर्नमेंट ने कायदा कानून बनाया, उन्होंने बनाया कि किसान, आप सब लोग आप इकट्ठा आओ, आप ये सब करो, हम लोग बाहर से आपको कुछ तंग नहीं करेंगे या कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। ओके, लेकिन कोई तो
शुरुआत करनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि एक अच्छा तरीका ये होना चाहिए कि आप लोगों को एजुकेट करते हो, ज्यादा से ज्यादा किसानों को, लोगों को बोलते कि देखो ऐसे ऐसे प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आप कर सकते हो, लेकिन इसको बहुत टाइम लग सकता है, शायद हो भी ना, क्योंकि कौन आएगा आगे और ये करेगा। तो इसके लिए उसने और एक चीज की व्यवस्था की है जिसका नाम है रिसर्च इंस्टीट्यूशन इस एक्ट में। तो ऐसी कोई संस्था, ऐसी कोई कंपनी, ऐसा कोई पर्सन, ऐसी कोई व्यक्ति, एनजीओ, कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो सकता है, गवर्नमेंट की कोई संस्था हो सकती है। और वो क्या कर सकते हैं, किसी गांव में जाके, किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाके लोगों को इसके बारे में जानकारी देके उनको प्रमोट करने के लिए हेल्प कर सकते हैं, सभी तरह का उनको मार्गदर्शन कर सकते हैं, इसलिए उनको होते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूशन। अभी ये जो मार्गदर्शन करने का काम है, आज के तारीख में जितने भी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भारत में बन रही है, बन चुकी है, मैक्सिमम जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है वो सरकारी संस्था है। और ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अगर भारत में किसने बनाया तो वो है नाबार्ड। तो हम लोग आने वाले दिन में अभी थोड़े इस पे देखेंगे कि नाबार्ड ने कितने बनाए हैं। तो दोस्तों ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन होती है, और वो कैसी शुरुआत करती है, तो सबसे पहला कदम होता है कि काम कहाँ करना है। हमारे पूरे ये जो राज्य है, ये जो कोई भी जिला है, गांव है, तो कौन सा ऐसा गांव है, कौन सा ऐसा तालुका, जिला है कि जहां सबसे ज्यादा जरूरत है, तो वो पहले एरिया पहले वो फाइनल करते। सब ऐसा समझे कि कोई आदिवासी एरिया है कि जहां आधे लोग जंगल में रहते हैं, आधे लोग किसान है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। उसे कहते हैं क्लस्टर आइडेंटिफिकेशन, यानी किसानों का समूह का पहले आइडेंटिफिकेशन। दूसरा डायग्नोस्टिक स्टडी, दूसरा कदम, कि फिर वो देखे कि उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम कितना बड़ा है और क्या क्या प्रॉब्लम्स। हम तो ऑफ कोर्स शुरुआत करते हैं वो आर्थिक के साथ, लेकिन फिर समझ में आता है कितनी सारी चीजें हो सकती है उसमें। और ये अगर प्रॉब्लम्स है, ये आर्थिक चीज को लेके प्रॉब्लम है, सामाजिक चीजों के लेके प्रॉब्लम है, तो क्या इसके टेंटेटिव सॉल्यूशन है। तो ये पूरी स्टडी होती है दूसरे कदम में। तीसरी जो स्टेप है वो है फिजिबिलिटी एनालिसिस, कि ठीक है ये ऐसा गांव है, ये ऐसा पूरा एरिया है, लोकेशन है जहां ये सब प्रॉब्लम्स है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्या एमपीओ या प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सॉल्व करके ये सॉल्व होगा क्या, या अगर इसके सॉल्यूशन ये इससे होंगे क्या, तो इसकी फिजिबिलिटी एनालिसिस होती है स्टेप 3 में। चौथी स्टेप ये है कि फिर इसके बाद इसका एक बेसलाइन असेसमेंट होता है। तो इस जगह पे कितने लोग रहते हैं, क्या करते हैं, उनकी कितनी खेती है, क्यों खेती नहीं हो रही है, वो सब कलेक्शन, वो डेटा, यानी एक्चुअली क्या फैक्ट्स है, क्या फिगर है, उसका वो पहले उसको इकट्ठा करते हैं। और आगे की जो पांचवी जो पायरी है, जो स्टेप है, वो ये है कि फिर वो डिसाइड करते हैं कि बिजनेस क्या करना है। तो बिजनेस जो प्लानिंग है वो ये सब चीजें ड्यू डिलीजेंस करने के बाद वो बिजनेस की प्लानिंग आती है। चलो इस एरिया को अगर डेवलप करना है तो हमें ये सब चीजें करनी पड़ेगी, ये बिजनेस को आगे बनाना पड़ेगा। और फिर आगे की स्टेप है कि जहां हम किसानों को जाके फिर उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं कि देखिए कि हम ये करना चाहते हैं, इसकी वजह से आपके इनकम में इतनी वृद्धि होगी, हमारे गांव में ये सब बेहतर होगा, खेतों में हम लोग इतने सब कुछ काम कर सकते हैं, ऐसे सब आपको बोलते हैं। और इसके लिए किसानों को लाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, ये पूरे उस मैनुअल में लिखा है। सेमिनार करो, मीटिंग्स लो, स्किट्स करो, वीडियोस करो, ये सब कुछ है, प्रॉपरली लिखा गया है क्या आप क्या क्या कर सकते हो किसानों को मोबिलाइज करने के लिए। और ये करने के बाद जब आपको पता चले कि अच्छी मात्रा में किसान आ रहे हैं, तो उसके बाद 7वीं स्टेप है कि आप फिर इस संस्था को रजिस्टर करो। तो गवर्नमेंट बोलती है, एक्ट बोलता है, कायदा कानून बोलता है कि आप इस सब चीज को पहले करो, पहले समझो कि आपके लोगों को क्या जरूरत है, क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करो, लोगों को बताओ, अगर ये सब तैयार होने के बाद आप रजिस्टर करो। और इस सब चीज को 1.5 से 2 साल आराम से लग सकते हैं। अभी ये हुई चीज जिन्होंने कायदा कानून बनाया वो, लेकिन हम लोग जो एक्चुअली इसको काम कर रहे हैं, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? नहीं। विदाउट रजिस्ट्रेशन किसी कंपनी का अगर नाम नहीं है, तो ऐसा अगर आप मीटिंग में गए, अगर आपने सेमिनार लेना चालू किया, तो किसान तो पहले आपके ऊपर भरोसा ही नहीं रखेंगे। ये हमने देखा है।
जब तक आपकी कंपनी रजिस्टर नहीं होती पूरी तरह से, आपका कोई ऑफिस नहीं होता, कोई आपके ऊपर भरोसा ही नहीं रखता। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है ना कि जब हम लोग करते भी है तो हमें उसको और बेहतर, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। 8वीं स्टेप है कि फिर एक बार आपने किया, लोग इकट्ठा आ गए, तो रिसोर्सेस, सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है? पैसे। पैसे कहां से आएंगे? तो एक तो आपने जो चंद सबका कंट्रीब्यूशन है वो, और फिर उसके ऊपर आप लोन निकालो, फंडिंग करो, फंडिंग के ऊपर काम करो। दूसरा मैन पावर, इसको अगर चलाना है संस्था को तो कोई एक अच्छा आदमी रहेगा जिसको नॉलेज अच्छा है, कोई एग्रीकल्चर का आदमी लगेगा, कोई आईटी का आदमी लगेगा, ये सब। और मटेरियल, अगर आपको इसका ऑफिस तैयार करना है, लॉजिस्टिक के लिए, किसानों के लिए काम करना है, तो बहुत सारी चीजें आपको इसमें लगेगी, वो सब रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन करना। आगे की स्टेप है सिस्टम डेवलपमेंट, यानी आप एमपीओ में, आपको पता है कि रॉ मटेरियल आने वाला है, फैक्ट्री होने वाली है, बाद में हम लोग उसको बेचने वाले, मार्केटिंग करने वाले, तो हर चीज की एक पद्धति हमको डिसाइड करनी होती है। रॉ मटेरियल कैसे आएगा, ये कैसे बनेगा, कैसे हम लोग जाएंगे, पेमेंट क्या कैसे होता है, ये सब सिस्टम्स डेवलपमेंट स्टेप है। और नेक्स्ट स्टेप है वो है बिजनेस को एक्चुअली एस्टेब्लिश करना। तो ऐसे साइकिल को रेगुलर बनाना कि जहां हर दिन वो रॉ मटेरियल आ रहा है, हर दिन वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जा रहा है, हर दिन इतना माल तैयार होकर हम लोग वो मार्केट में जा रहा है, माल बेचा जा रहा है, और उससे फिर पैसे आ रहे हैं, और ये पूरी साइकिल रिपीट हो रही है। तो ये अल्टीमेट उद्देश्य है इस पूरे चीज का। और ऑफ कोर्स ये होने के बाद होता है असेसमेंट एंड ऑडिट। तो जो हमने डिसाइड किया वैसा हो रहा है क्या, कैसे, कितना हम लोगों ने खर्चा किया, कितने रेवेन्यू हमको मिल रहा है, और सब कुछ। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि आज की तारीख में इतने ये सॉफ्टवेयर को लेके इतने सारी चीजें अवेलेबल है, हमें इतनी सारे टूल्स अवेलेबल है। मैं तो कहता हूं कि आप सिंपल सभी सारी चीजें आप अपने एक सिंपल छोटे से मोबाइल में भी रख सकते हो। तो इससे कौन से बिजनेस सेक्टर में तो ये प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन काम कर सकती है? तो दोस्तों, प्राइमरी सेक्टर में सब कुछ आता है, यानी खेती, खेती से रिलेटेड, पशुपालन से के सब कुछ इसमें, गाय से दूध से लेके मधुमक्खी पालन से लेके जो भी आप सोच सकते हैं, जो भी है वो, फिशरीज, हमारे हस्तकला, ग्रामीण कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग, ये सभी इसमें आते हैं। और इस पे क्या क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला रोल जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है वो इनपुट सप्लाई। जो भी बिजनेस हमारी संस्था कर रही है, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, उनके लिए जो भी लगेगा वो देने का काम, वो इनपुट देने का काम, पहला काम ये संस्था करेगी। दूसरा, वो सब चीजें जो किसान तैयार करेंगे, उगाएंगे, उसको लेके उसको पैकेज प्रॉपरली करना, उसकी लॉजिस्टिक, ये काम भी ये संस्था करेगी। नेक्स्ट, इस चीज को मार्केटिंग करना। तो मार्केटिंग की भी कैसी व्यवस्था, ये अच्छा मार्केट आपको मिलना चाहिए, इसका भी ख्याल ये संस्था रखेगी। नेक्स्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज। और अभी बहुत सारे ऐसे एरियाज है कि जहां पैसे लगते हैं किसानों को, और इसी के लिए तो किसान कर्जा लेते हैं। तो ये सभी पैसे देने का भी काम 100% प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। किसानों के लिए पैसा खड़ा करने का भी काम, रेज करने का काम भी कर सकते हैं, और वो लेके उनको दे सकती है। आगे है टेक्निकल सर्विसेज, जो भी बेहतर टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है, किसानों के लिए आती है, एग्रीकल्चर के लिए आती है, वो देने का काम भी ये संस्था कर सकती है। इंश्योरेंस सर्विसेज, सिर्फ आपके प्रोडक्ट का इंश्योरेंस नहीं, जो हम लोग खेतों से लाएंगे वो तो प्रोडक्ट का ही नहीं, आप लोगों का इंश्योरेंस, जो हमारे मेंबर्स है उनका इंश्योरेंस, अगर आप गाय भैंस पाल रहे हो तो उनका इंश्योरेंस, इस सब का इंश्योरेंस का सर्विस भी वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, सब कुछ इस एक्ट में, कायदे कानून में ऐसा लिखा गया है कि सब कुछ जो भी आपको लगता है कि उस बिजनेस के लिए, एग्रीकल्चर एज अ बिजनेस के लिए जो करना चाहिए, वो सब कुछ ये प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है, इसमें लिखा है। लेकिन एक बात देखिए, एक बात इस एमपीओ के बारे में, अभी आप सभी प्रमोटर हो, आपको हमेशा जिंदगी भर याद रखनी पड़ेगी, वो ये है कि इस प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को चलाना, एमपीओ को चलाना, इसका मतलब है आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, बस, फुल स्टॉप। यानी हमको माल पता है कि कंपनी के कितने सारे प्रकार है, प्रोप्राइटरशिप है, जॉइंट वेंचर है, या एलएलपी है, पार्टनरशिप है,
पब्लिक लिमिटेड है, सॉरी प्राइवेट लिमिटेड है, और कई सारे प्रकार हो सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कंप्लायंस, सबसे ज्यादा पेपर और किसमें आता है? पब्लिक लिमिटेड में। सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर होता है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो उसके कुछ एडवांटेजेस है, बाकी सब कुछ है। ऐसा समझिए एमपीओ को चला के आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही चला रहे हो, कुछ कम नहीं है। आपको ऐसा अगर लगेगा कि मैंने 10,000 मेंबर किए, 15,000 मेंबर किए, अभी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कंपटीशन का हमेशा याद रखना। और इस पब्लिक लिमिटेड कंपनी को चलाने यानी कोई इसका टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। गवर्नमेंट ने जो कुछ कंप्लायंसेस बनाए हैं, जो कुछ बनाया है, किसके लिए बनाया है? आपके लिए, अपने बिजनेस के लिए तो बनाया है। ये बिजनेस, ये सब कुछ आर्थिक विकास हो, इसके लिए तो बनाया है। लेकिन इसके साथ साथ उनको ये भी देखना है कि कोई गलत काम ना करे, बस इसके लिए वो कंप्लायंसेस है। तो इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, लेकिन इसको बिल्कुल किसी भी हालत में आप नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। आपको सिर्फ वही चोपड़ी का काम करना है, अपनी चीजें बराबर रखनी है। अगर कंपनी बोलती है, प्रोड्यूसर कंपनी का एक्ट बोलता है कि आपको साल में 4 बार मीटिंग लेनी है, यानी 3 महीने में 1 बार मीटिंग लेनी है, तो लेनी है सभी सभासदों की। वो एक्ट अगर बोलता है कि आपको इस साल में 1 बार इलेक्शन लेके वो डायरेक्टर्स का चुनना है उनको, तो चुनना है। और ये चीजें ऐसी है ना कि जब तक आप करते नहीं, आपको वो समझ में नहीं आता है वो कितनी सिंपल है, आसान है, कर सकते हैं आप। ये ड्राइविंग जैसे काम है। जब तक आप गाड़ी चलाते नहीं, सीखते नहीं, आपको सबसे मुश्किल काम वो गाड़ी चलाना लगता है। वैसे ही इस कंप्लायंसेस का काम है। तो आपकी ये कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट 2013 इससे ही चलेगी जैसे कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी चलती है। सारे जो काम है उसका एक चार्ट ही बनाइए ना आप, कि मुझे ये साल में ऐसे 4 मीटिंग करनी है, हर महीने में जीएसटी का रिपोर्ट देना है, और साल में अगर देखो आपने लोग पैसे लिए, खर्च किए, प्रॉफिट ही नहीं किया कुछ, तो किसी कोई टैक्स देने का तो सवाल ही नहीं आता। लेकिन ये जो आपका जमाबंद है, आपका जो बैलेंस शीट है, ये तो आपको दिखाना पड़ेगा ना कि देखो हमने इतना सब पैसा लिया, ये सब काम किया, अभी तक बिजनेस की शुरुआत नहीं, और ये हमारा बैलेंस शीट है, ये हमने दी आपको। तो ठीक है ना, तो यही करने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं है। हर हफ्ते एक दिन आप रखो कि हर हफ्ते में एक दिन, एक बार आप ये करोगे, और सभी रिकॉर्ड, सभी अकाउंट को ठीक से हम लोग जैसे एक डिसिप्लिन की तरह रखते हैं, अनुशासन के जैसे रखते हैं। इवन स्कूल में जो हम लोग करते हैं ना, कि स्कूल में तो मुझे लगता है कि ज्यादा काम करना पड़ता है ये सब रखने के लिए चीजें, उससे बहुत कम काम है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो काम अपने ये इतने 15,000 मेंबर जो आप करते हैं ना, ये बहुत मुश्किल काम था। ये ऐसा काम है कि दुनिया में कोई काम नहीं करता। और ये जो काम बोल रहे हैं ना मैं, अकाउंट और रिकॉर्ड, ये तो ऐसे भी लोग करते हैं कि जिनको सिर्फ बनाने के लिए करना है। जैसे मैंने सरकारी बाबू का एग्जांपल दिया आपको, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं प्रमोटर जो प्रोड्यूसर कंपनी इसलिए बनाते हैं कि उनको कुछ कुछ सेवा, शासन, गवर्नमेंट की कुछ स्कीम होती है, उसका लाभ उठाना होता है। बस वो उसके लिए अच्छा जबरदस्त पेपर उनका रहता है, भले फील्ड पे काम जीरो हो। तो आप ये सब कुछ बहुत ही आसानी से, आराम से कर सकते हो। लेकिन वो क्या स्ट्रैटेजी है कि जिसकी वजह से हम इस सब कंपटीशन से आगे रहेंगे? ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। 2 तरह की स्ट्रैटेजी। रेड ओशन स्ट्रैटेजी, जिसमें एक ही समंदर में सभी लोग एक दूसरे का खून कर रहे हैं, खून बहा रहे हैं उस कंपटीशन के लिए, बिजनेस के लिए। और एक दूसरी स्ट्रैटेजी कि जिसमें हम अपने खुद का एक सागर निर्माण कर रहे हैं, ओशन निर्माण कर रहे हैं, और जहां हमें इस कंपटीशन की जरूरत ही नहीं देखने की। तो कैसे कर सकते हो? तो उसका तरीका क्या है? तो दोस्तों, उसका तरीका पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यह है कि आज देखो हम लोग एमपीओ डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो एमपीओ जब डिस्कस कर रहे हैं तो मैं आपको ये पूरा करके इसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो एमपीओ का एक सोल्यूशन दे रहा हूं कि देखो एमपीओ में ऐसी ऐसी चीजें हैं, ये सब होता है, सब ऐसे करना पड़ता है। लेकिन जिस तरह के बिजनेसेस हम लोग कर रहे हैं, हम पूरे एमसीएल फैमिली में हम लोग जो काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं कि आने वाले दिनों में क्या क्या बेचेंगे आप। आने वाले दिनों में 100% ऑर्गेनिक इडली भी बेचनी है आपको,
आने वाले दिनों में 100% ऑर्गेनिक वड़ा पाव भी बेचना है और बिस्किट भी, ग्लूकोज बिस्किट। तो आने वाले दिनों में तो इतने सारे बिजनेस एंटिटीज होगी, फ्रेंचाइजी हो सकती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो सकता है, और कुछ चीजें हो सकती है। तो इतना सारा काम हमें बिजनेस में करना है। ये बात सिर्फ एमपीओ की नहीं है, एमपीओ क्या है वो समझाने की। आज के दिन में तो बायोफ्यूल स्टार्टअप भी है एमबीएस, आज की तारीख में तो एमवीपी भी है, विलेज प्रोजेक्ट। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आने वाली है। तो हर बार ये टेम्पररी मैं आपको दवाई नहीं दे सकता। मैं चाहता हूं कि आप सक्षम बने, मैं चाहता हूं कि आप अपने पैरों पे खड़े हो, आप आत्मनिर्भर हो जाए कि एक्चुअली कोई भी चीज अगर नहीं आती है, नहीं करनी है, तो कैसे उसको करें, कैसे हमेशा इस कंपटीशन के आगे रहे, इस कंप्लायंस लीगल के भी आगे रहे। और उसका दोस्तों एक ही तरीका है, और वो तरीका है ज्ञान। वो एक ही तरीका है कि इसके बारे में अपना ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ो, समझो, पढ़ो, पढ़ाई करो और समझो। कोई आप अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ चौथी तक पढ़े हैं, 10वीं तक पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से बैकग्राउंड से हो, क्या करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप, मैं मेडिकल डॉक्टर हूं सपोज, और मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं, इसकी मैंने डिग्री हासिल की है नहीं, लेकिन अगर ये चीज हमें करनी है, आपको बतानी है, तो उतनी पढ़ाई जो मैं आपको बताने के लिए करता हूं या मेरे काम के लिए करता हूं, वो तो आपको भी आराम से आप कर सकते हैं। दोस्तों, एमसीएल इस पूरे सेक्टर में पायोनियर है। एमसीएल आज की तारीख में हम सभी लोग मिलकर जो काम कर रहे हैं ना, वो जिंदगी में अभी तक किसी ने किया नहीं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है। ये सादा बायो सीएनजी का हम लोग जो प्लांट, जो जिस प्लांट की शुरुआत आपके तहसील में कर रहे हैं ना, 100 टन पर डे इनपुट का, और जो कर रहे हैं, करने वाले हैं, कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत अभी हो चुकी है बहुत जगह पे। ये प्लांट भी इस कैपेसिटी का पूरी दुनिया में कहीं लगा हुआ नहीं है, सिर्फ बायो सीएनजी का, और ऐसे प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। और दूसरा, हम लोग तहसील में इतना ही नहीं, हम तो अपने तहसील के अपना जो पोटेंशियल है इसके अनुसार प्लांट लगाने वाले हैं। आपके तहसील में कम से कम 10, 15, 20, 25 ऐसे प्लांट लगेंगे कम से कम। तो ये रही बात बायो सीएनजी की। लेकिन वैसे ही ऑर्गेनिक फार्मिंग, इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट, ये प्रोडक्ट्स, इसके बारे में जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, ये पूरे दुनिया में जिस लेवल का हम लोग काम कर रहे हैं अभी, वो नहीं करते कोई। प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में भी हम लोग जिस लेवल का प्रॉपर सब कुछ ब्लू प्रिंट लेके आज की तारीख में काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं कोई काम कर रहा है। हम पहली बार है जो काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। कोई नहीं है बाहर जो आपको बताएगा, इसके बारे में पूरी जानकारी देगा, उसके पास पूरी किताब होगी, ऐसा कोई नहीं बात। या ऐसा समझिए कि एक डॉक्टर है जो अपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है बाहर, अपने उसके क्लिनिक है, बहुत फेमस है, अच्छा है, और अचानक से आप उसके पास जाते हो और उसको बोलते हैं कि मुझे कोरोना की दवाई बताओ कि मैं कोरोना को मैं कैसे प्रिवेंट करूं। अब इसको पता ही नहीं कोरोना क्या है। कोरोना तो पहली बार उसने कभी उसके किताब में होगा, वो कब होगा, और उस किताब में भी कोरोना वायरस का एक छोटा सा मेंशन है, जो मैंने भी पढ़ा है, छोटा सा मेंशन। किसी को क्या पता कि ये कोरोना के बारे में इतनी पूरी आंधी आने वाली है और सब कुछ तबाह होने वाला है। तो फिर बाद में वो डॉक्टर जाएगा, उस कोरोना वायरस के बारे में पढ़ेगा, उसकी सब जानकारी लेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, दवाई ले, तब जाके आपको बताएगा ना। वैसे ही सेम अपने प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का है। जो भी सीए जिनके साथ आप लोग अभी जाते हो डिस्कस करके, उनको पता ही नहीं है प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है, उनको पता ही नहीं। क्योंकि हर दिन जिस काम में वो रहते हैं, उनके सामने ऐसा कोई केस ही नहीं आता ना। हो सकता है कि एक दूसरे जिन्होंने काम किया हो, लेकिन बहुत सारे लोग सीएससी तो उनको पता ही नहीं कि इसकी क्या क्या सब चीजें हैं। उनको जाके पढ़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब जाके वो आपको गाइड कर पाएंगे। और ऐसे लोगों के पास जब आप जाते हो, तो ऐसे लोग आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते, और यही हो रहा है आज की तारीख में। आप इसके बारे में यहां वहां जाने की कोशिश करते हो, यहां वहां पूछते हो, लेकिन और ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज होते हो, जबकि बात बहुत ही सिंपल है। और मैं आज आपको वो पूरा क्लियर करने वाला हूं।
मैं आपको कुछ इसके पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स यानी इसके बारे में, इस प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक्चुअली क्या परिस्थिति है वो बताना चाहता हूं। अभी अक्टूबर 21 में नाबार्ड के जो चेयरमैन है उन्होंने पत्रकार परिषद ली और उन्होंने बताया सभी को कि भारत में ऑलमोस्ट अभी 10,000 प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें से 5,000 नाबार्ड ने प्रमोट किए हैं और उसमें से कुछ ऐसे कि जिनको अभी हम लोग लोन भी दे रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो आने वाले दिनों में ये प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और ये सब कुछ। ओके दोस्तों, और ये सही है। नाबार्ड ने 2014-15 में 200 करोड़ का फंड रखा बाजू में और वो इसके लिए कि इस 200 करोड़ के साथ 2,000 प्रोड्यूसर कंपनी हम लोग तैयार करेंगे। यानी एक प्रोड्यूसर कंपनी तैयार करने के लिए कितने पैसे रखे? 10 लाख। और वो कब तक? वो पहले 1.5-2 साल जब तक होता है तब तक। उसके बाद वो कंपनी जो कुछ करना चाहेगी उसके लिए लोन भी उन्होंने रखा है नाबार्ड में। वो तो अलग है, वो तो 200 करोड़ में नहीं है। लोन रखा है, ग्रांट रखी है, अगर आप बराबर से उसको परफॉर्म करते हैं, अगर इसको आप देते हैं तो आपको 20% ग्रांट भी, ये सब कुछ नाबार्ड ने किया है और तब से नाबार्ड करती आ रही है। लेकिन आज की और ये सब जानकारी आपको इस पोर्टल पे मिले। मैंने कहा ना कि इस पूरे प्रोड्यूसर कंपनी को अगर कोई चलाता है, कोई जो नोडल संस्था है, डिपार्टमेंट है, नोडल डिपार्टमेंट, तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, डीएसी। और उसके अंदर ये जो संस्थान है एसएफएसी, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम, ये पूरे इस चीज की प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की एक वन विंडो संस्था है जो पूरी तरह से डेडिकेटेड है सिर्फ इसके लिए। आप इसके अगर पोर्टल पे जाओगे ना तो अपने देश में, अपने राज्य में कितने प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, किसने कितना प्रमोट किया है, नाबार्ड ने कितने प्रमोट किए हैं, एसएफएसी ने कितने प्रमोट किए हैं, आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कितने प्रमोट किए हैं, ये सब कुछ आपको लिस्ट, ये पूरा एक एक्सेल दिखाई देगा। उस प्रोड्यूसर कंपनी का नाम, वो कब तैयार हुई, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो नाम जो मेन प्रमोटर है उसका नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल भी है उसमें। और एंड में है ऑब्जेक्टिव यानी किस उद्देश्य के साथ ये इस प्रोड्यूसर कंपनी को तैयार किया है। तो अभी इस प्रोड्यूसर कंपनी के उद्देश्य अगर आप देखोगे ना तो वहां तो ऐसा है कि यानी ज्वार कर रहे हो, इसकी खेती कर रहे हो, चावल की खेती कर रहे हो, गेहूं की खेती, बस इतना ही लिखा है। क्रॉप्स लिखे सिर्फ, क्रॉप्स, खेती से हम लोग जो उत्पादन लेते हैं उसका नाम लिखा है सिर्फ प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में। क्या कर रहे हैं, कैसे बारे बिजनेस प्लान वगैरह कुछ नहीं, उसमें प्रोडक्ट वगैरह का कुछ नहीं है, चावल लिखा है सिर्फ, यानी चावल की खेती। ऐसी तरह का पूरी जानकारी अभी आपको अपने इसमें मिलेगी। दूसरा ये भी है कि कितने सारे पहले कोऑपरेटिव कंपनियां थी, कोऑपरेटिव और चल रही थी, उन्होंने अपना नाम बदल के प्रोड्यूसर कंपनी रख दिया। ये भी आपको पता चलेगा तो वो एक्चुअली प्रोड्यूसर है या पहले कोऑपरेटिव थी, अभी प्रोड्यूसर करके काम कर रही है। दोस्तों, ये सभी जो कंपनियां काम कर रही है ना, इनका एक ही फोकस होता है और वो है गवर्नमेंट असिस्टेंस। ये सभी कंपनियों का एक ही, देखो ये सच्ची चीज है, मैं आपको बताता हूं। जो लोग, जब मैक्सिमम लोग इसमें काम करते हैं ना, उनको क्या लगता है कि देखो अगर मैं एक कंपनी चालू करूंगा, मैं प्रमोट करूंगा तो 10 लाख मिलने वाले नाबार्ड से, और उसको अगर मैं लोन लूंगा तो 50 लाख 60 लाख उसके मिल जाएंगे। तो इतने सारे पैसे इस पूरे स्कीम के अनुसार मुझे मिल सकते हैं या ले सकते हैं हम लोग। अभी इसके हम लोग क्या करें आगे, बिजनेस बढ़ाए, ये ज्यादा कोई नहीं सोचता। इसके वजह से वो किसानों के 7/12 पे लोन की एंट्री होती है, वो कुछ नहीं, कोई नहीं देखता। इतने पैसे हो रहे हैं, इतने स्कीम के अंदर आ रहे हैं ना, बस उसको देखो आप, बिजनेस को देखते रहेंगे। धीरूभाई अंबानी साहब ने बिजनेस सब चालू किया 500 रुपए से चालू किया। आप बताइए, सबको मालूम है ये स्टोरी, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि अगर मेरे पास 500 रुपए है तो मैं कैसे इस 500 रुपए के 5,000 रुपए बनाऊं और कैसे आगे बढ़ू, उससे बढ़ा रहा। और यहाँ 10 लाख आपको दे रहे हैं, 50 लाख दे रहे हैं, लेकिन आपका फोकस क्या है, कैसे मैं इससे अपने, मुझे कितना फायदा होगा ये पैसे लेके लोन के। और फिर ऑब्जेक्टिव में, कंपनी के ऑब्जेक्टिव में सब कुछ डालते हैं। हम लोग दूध का भी काम करेंगे, हम लोग रासायनिक सेंद्रीय खेती भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। 25 चीजें लिखते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, क्या कौन देखता है, देखते हैं सिर्फ ये
लोन, अब ये नाब किसान फाइनेंस करके एक स्पेशल लोन है सिर्फ इस चीज के लिए। तो नाबार्ड अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रही है, लेकिन हमारा तरीका, हमारा जो देखने का नजरिया है, काम करने का तरीका है, वही बहुत गलत है। और इसी के लिए होती है ऐसी परफॉर्मेंस। मैं आपको ना एक परफॉर्मेंस अभी दिखाता हूं। देखो ये परफॉर्मेंस, अभी ये परफॉर्मेंस है, ये एक रिपोर्ट से ली है मैंने, जो रिपोर्ट अवेलेबल है, नेट पे भी अवेलेबल है, आपको भी मैं दे सकता हूं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये रिपोर्ट तैयार की है महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर के जो सेक्रेटरी है वो, और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन दोनों ने मिलकर एक पूरा पीपीटी है। उस पीपीटी के एक स्लाइड एक, तो उन्होंने कहा है कि अभी 10,000 हम लोग बोल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा महाराष्ट्र में है प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड 1690। ये रिपोर्ट है अक्टूबर 2019 की। तो उस टाइम पे कितने थी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन? 1690। उसमें से अभी ये ऑर्गेनाइजेशन ने क्या, बिजनेस एंटिटी है ना, बिजनेस करना चाहिए उन्होंने, कि आपका इतना प्रॉफिट है, इतना टर्नओवर है, ये सब दिखना चाहिए ना। तो अभी टर्नओवर, सिर्फ रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं, सिर्फ टर्नओवर के बारे में बात करते हैं। उसमें से 740 कंपनियां, उसका एक भी रुपए का टर्नओवर नहीं है, और जो काम ही नहीं कर रही है, जिसका कुछ भी रिपोर्टिंग कुछ नहीं, ऐसे 308 कंपनी है। तो 1048 कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं कि जिनका 1 रुपए का रेवेन्यू नहीं है। तो 1690 जो कंपनियां हैं उसमें से 1048 ऐसी कंपनियां की जिनका जीरो पूरे इसमें रेवेन्यू है, कुछ कुछ भी नहीं है। और ऐसा मानते हैं कि नाबार्ड की फिगर है कि हर इसके साथ प्रोड्यूसर कंपनी के साथ 450, 400, 450, 500 किसान शामिल है। तो क्या कर रहे हैं? तो किसी को कुछ पैसे हो रहे हैं, कुछ कर रहा है, कमा रहा है, कुछ नहीं। और जो बचे हुए 600 है, वो 600 में से तो 340, यानी आधे से ज्यादा जो कंपनियां हैं उसका रेवेन्यू, रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू साल का 10 लाख से कम है। अगर साल का 10 लाख है तो महीने का कितना? 80,000 हो गया। तो ऐसा समझ सकते कि 80,000 रुपया हो रहा है, और सिर्फ 100 मेंबर है आपके, 500 नहीं, 100 मेंबर है आपके पास। तो हर एक को कितने मिले किसानों को? 800 रुपया। अगर 1 लाख रुपया आपका टर्नओवर है महीने का, तो हर किसान को मिला 1,000 रुपया। यहां वो कहते हैं कि 10 लाख और 50 लाख के बीच में जो टर्नओवर है, ऐसे 200 कंपनी है, यानी महीने में पकड़ते 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख से 5 लाख और महीने का, और 50 लाख से ज्यादा जिनका टर्नओवर ऐसे 100 कंपनी है, तो पकड़ते उनका कि महीने का 5 लाख। अगर महीने का 5 लाख भी टर्नओवर है और 100 सिर्फ किसान है, 100 किसान, तो 5 लाख और 100 किसान, तो सिर्फ 5,000 है पर हेड टर्नओवर। आप समझते हो? ये परफॉर्मेंस है। आप समझते हो हम लोग एमसीएल में क्या करने रहे, क्या करने वाले, क्या कर रहे हैं? एमसीएल में हर तहसील में कम से कम 100 टन बायो सीएनजी का उत्पादन करना है। और वो 100 टन बायो सीएनजी तो बाद में हमने रॉ मटेरियल के ऊपर अपना एक टारगेट फोकस किया कि उसके लिए कम से कम 2,000 टन हर दिन नेपियर ग्रास उस फैक्ट्री में जाना चाहिए। आज आप शुरू करने वाले हैं 100 टन के साथ। तो ऐसे 20 यूनिट कम से कम हमको लगानी है आपके तहसील में, क्योंकि पोटेंशियल है उतना। देखो हम लोग ऐसे ख्वाब नहीं देख रहे हैं। आपके गांव में अगर आप भी काम करते तो आपको पता होगा, 1500 हेक्टेयर अगर जमीन चाहिए तो वो तो आप आराम से आज भी आपके पास तैयार हो। तो उस 1500 हेक्टेयर से फिर 2,000 टन हर दिन का आने वाला है। और 2,000 टन जब हर दिन का अपने फैक्ट्री में आएगा, किसानों को हम हर दिन 20 लाख रुपए देंगे हर दिन। और हर दिन जब 20 लाख रुपए आप किसानों को देंगे, टर्नओवर करेंगे, तब वो साल का होता है 72 करोड़, 72 करोड़। एक हमारे तहसील के एमपीओ का जो टर्नओवर है उसकी ये कैलकुलेशन हमारी है मिनिमम। और ये मन घड़न नहीं, कुछ ऐसा नहीं, मुझे पता है कितने सारे आपको, आप खुद काम कर रहे हो। 1500 हेक्टेयर आपके यहाँ तहसील में आज तैयार है। यूं ही नहीं, हम लोग पूरी दुनिया में आर्थिक महासत्ता थे। 90% हम लोग जीडीपी तैयार कर रहे थे, क्योंकि ये हो रहा था एग्रीकल्चर के साथ जो हमें अभी करना है। तो अभी कमिंग बैक अगेन लीगल,
कंप्लायंसेस। अभी इस कंप्लायंसेस के बारे में, लीगल के बारे में, एमपीओ के बारे में मैं आज आपको कुछ रिसोर्स मटेरियल देने वाला हूं। ऐसा रिसोर्स मटेरियल की जो आपको अपने पास उसकी कॉपी तैयार करनी है, निकालनी है इमीडिएटली। आज ये अपना प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद इमीडिएटली मैं आपको मटेरियल देने वाला हूं जो आपको सिर्फ पढ़ना है। सबसे पहला है ये मैनुअल। दोस्तों, एक एमपीओ मैनुअल किसने बनाया मालूम है आपको? ये बना है उसी उन नोडल संस्था ने, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन। ये बनाया है उनके उनके तहत जो पूरी तरह से फोकस जो काम करी एसएफएससी ने, उन्होंने बनाया। और ये हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। इसको पढ़ने के लिए सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। अगर आप एक जगह पे बैठोगे ना तो 2 घंटे में ही आप पढ़ पाओगे। लेकिन ऐसा समझते कि आप कभी पढ़ते ही नहीं, आपको आप ज्यादा कुछ पढ़ने की आदत नहीं, फिर भी मुश्किल 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 से 1 दिन लगेगा आपको इसको पढ़ने के लिए। इतना सिंपल, इतना आसान शब्दों में इसको लिखा गया। जो भी आपको आज की तारीख में क्वेरीज है ना, एक भी क्वेरी नहीं रहेगी अगर आप इसको सिर्फ पढ़ोगे तो। इसके अलावा एक एफएक्यू मैं आपको दे रहा हूं। ये एफएक्यू नाबार्ड ने बनाया है खुद। ये थोड़ा सा बड़ा है, 150 पेजेस का है। इसमें तो दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं की है। यानी ऐसे भी उन्होंने दिया कि ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को इतने पैसे लगेंगे, आप अगर प्रोड्यूसर कंपनी बनाते तो उसको इतने पैसे लगेंगे, और वही हो सब कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। उससे लेके आप कितने मेंबर, क्या करोगे, कैसे करोगे, कितना क्या करना है, पूरे फॉर्मेट बिरमट सब कुछ इसमें दिया। तीसरा अगर आप कंप्लायंस के बारे में सोच रहे हैं, आप सीएस को पूछते हो ना क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो उनके ही डिपार्टमेंट ने एक इंस्टीट्यूशन है, सभी सीएस उनका, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो सभी कंपनी सेक्रेटरीज के उनकी जो संगठन है भारत की, उन्होंने अपने सभी सीएस के लिए एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यानी एफएक्यू, यानी जो क्वेश्चन और उसके आंसर ऐसे बनाए, इतने छोटे से, यानी हमारे सीएस उनको पता चले कि क्या होता है प्रोड्यूसर के, उसमें क्या क्या प्रोविजंस है। ये भी आज मैं आपको देने वाला हूं। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इसके, अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और काम कर रहे हैं, सिर्फ इसमें जो टेक्निकल चीज है वो आप पूछो ना, सीएस उनको पूछो, लेकिन पढ़ो। और ये हमेशा आपको देखो, यही तरीका है। आने वाले दिनों में हमें बहुत सारा काम करना है, इस तरीके से ही काम करना पड़ेगा, खुद को एजुकेट करना पड़ेगा, हमेशा पढ़ना पड़ेगा आपको। और आपका और आपके बैकग्राउंड का, पढ़ाई लिखाई का कोई वैसे संबंध नहीं है। मैं नहीं बोलता कि आप बहुत पढ़े लिखे नहीं भी हो तो भी चलेगा, लेकिन जो काम हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में इतना तो पढ़ना पड़ेगा आपको। और दोस्तों, आप जो कुछ कर रहे हैं, देखो ये बिजनेस मॉडल्स भी हमारे जो है ना, ये तो बिजनेस सेक्टर एक बात है, ये बिजनेस मॉडल कौन करता है ऐसा काम जो आप सभी ने मिलकर 26 जनवरी को किया? कौन करता है बताइए आप? कौन करता है अपने तहसील के सभी सैनिकों का सत्कार सम्मान? कौन करता है बच्चों के साथ इतने सारे कंपटीशन लेना, उनको इतना आगे बढ़ाना, उनको इतनी प्रेरणा देना? कौन करता है? कौन करता है कि हमारे सभी लोगों को इकट्ठा लेके उनको अपनी कंपनी में शेयर होल्डर बना के, और जितना ऊपर से प्रॉफिट हो वो भी उनमें बांटो? ये पहली बार कर रहे हैं हम लोग सब, ये पहली बार आपकी वजह से हो रहा है। पायोनियर हम लोग ये ट्रिपल बॉटम लाइन प्रोजेक्ट्स में भी बनने वाले हैं। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों कि जो पहली बार होगी, कोई नहीं करता। अपने पैसों के अलावा ज्यादा लोग सोचते नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ग्लोबल वार्मिंग का क्या हो रहा है, किसानों की क्या हालत हो रही है, नहीं फर्क पड़ता उनको। वो खुद एकदम आराम से रहते हैं। आप जो मेहनत करते हो, आप जो कर रहे हो, कोई नहीं करता। और मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो मेहनत, अभी जितनी मेहनत आपने 10-15 हजार मेंबर करवाने में की, ये थोड़ी सी और एक आदत आप इसमें डालिए। और आप सभी का देखो, आप सभी का ना एक अपना कल्चर है। मैं तो हमेशा बोलता हूं ना कि हर तहसील एक अपना अपना राज्य है। अगर मैं मुंबई में यहां बैठ के बताऊं कि आपको ये सब ऐसा काम करना है, तो वो सभी जगह नहीं चलेगा। आने वाले दिनों में कितने सारे प्रोडक्ट बेचने हमको मार्केट में। हो सकता है कर्नाटक में वो प्रोडक्ट बेचेंगे हम लोग कैसे, फ्रेंचाइजी मॉडल में, फ्रेंचाइजी देंगे तो अच्छे रहेंगे शायद। और हो सकता है ओडिशा में, राजस्थान में हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला बचत घट है, उनके माध्यम से उसको बेचे, या और कुछ माध्यम हो सकता है, कोई भी माध्यम हो सकता है। आपको उस तहसील के जो प्रमुख हो, जो मेन प्रमोटर हो, आपको सोचना है
आपको अपना राज्य निर्माण करना है, अपने लोगों का, जिनकी अपनी संस्कृति है, अपनी बोली भाषा है, अपना एक कल्चर है, अपने एक सोच विचार है। और ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है, ये ताकत है अपनी। तो इसको डेवलप करो। लेकिन हर कोई नई चीज जब आपके सामने आएगी और आने वाली है, तो उसको इस तरीके से देखो, छोटी सी किताब देखो, पढ़ो। और इस सबसे कुछ नहीं होता तो हमको ईमेल करो, मैं आपको रिसोर्स मटेरियल बताऊंगा। तो दोस्तों, ऐसे ही जबरदस्त शानदार काम आप करिए। कोई किसी कंपटीशन से वगैरह लड़ने की जरूरत नहीं हमें, कोई कुछ भी करे उस कंपटीशन को लेकर, हम सिर्फ अपना काम बेहतर करें, अपने काम के ऊपर फोकस रखें और परफॉर्मेंस को इतना आगे लेके जाए, और इससे ही हम लोग लीड करें और पूरी दुनिया को इस सस्टेनेबिलिटी का रास्ता दिखाएं। थैंक यू वेरी मच।